Good morning, good morning, good morning. Very good morning, everyone. Priya, Sia, अंकित, निमित, प्रज्वल, एवरीवन वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग. एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें. मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है. अगर शुरुआत करें क्लास की. वेरी गुड मॉर्निंग. और पिछली क्लास में सर हम आरबीआई के बारे में और मनी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया था, लेकिन बाकी का डिस्कशन मैं आज करने वाला हूं आप लोगों के साथ. एक बार मुझे कमेंट कर देंगे सभी कि सब कुछ बेहतर और क्लियर है भाई. चलिए, यस, थैंक यू. तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सर. कल क्या पढ़ा हमने? कल हमने कहा कि आरबीआई को बनाने वाली जो कमेटी है उसको रॉयल कमीशन या जॉन हिल्टन यंग कमीशन कहा जाता है. आरबीआई को बनाने का एक्ट 1934 में, आरबीआई को 1935 में बनाया और 1949 में नेशनलाइज कराया गया. आरबीआई का म्यूजियम कोलकाता में है. आरबीआई का साइबर सिक्योरिटी डेटा सेंटर रिसेंटली भुवनेश्वर में बनाया गया है. आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे. आरबीआई के सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहे बेनेगल रामा राव थे. आरबीआई के अंदर बहुत सारे फंक्शन मैंने बताया. आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं. मनी के बारे में ये पढ़ा कि नोट 4 जगह प्रिंट होते हैं, कॉइन्स 4 जगह मिंट किए जाते हैं, एक जगह पेपर मिल है, एक मॉनेटरी म्यूजियम है मुंबई के अंदर, एक जगह इंक बनाई जाती है मैसूर के अंदर. रुपी का सिंबल डी उदय कुमार ने दिया है. 17 भाषाओं में लिखा रहता है नोट पर. और इसके अलावा भी हमने डिस्कस की कुछ इंफॉर्मेशन, लेकिन अब हम इससे आगे की बात करेंगे सर. और क्या क्या पूछेगा एग्जामिनर? देखिए, पहले हमने ये डिस्कस किया है सर मनी के बारे में, और इसमें रिलेटेड हमने ये भी देखा कि सर किसी भी नोट के बारे में कि वो जो नोट बनता है वो कहाँ पर मिंट किया जाता है या कहाँ पर प्रिंट किया जाता है, हमने उसको भी देखा यहाँ पर. लेकिन उसके साथ ही हमें ये समझना होगा अब मेनली कि जो नोट हमारे पास बनाए जाएंगे, देखो नोट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि आरबीआई की है और कुछ मामलों में भारत सरकार की है. ये मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि क्या क्या भारत सरकार का होगा और क्या हमारे आरबीआई का होगा. लेकिन अब आपको देखो याद करना है सर, जब करेंसी बनाई जाती है तो एक पॉइंट आता है हमारे पास, डेसिमल सिस्टम ऑफ इंडियन करेंसी. यानी जो भारतीय मुद्रा लाई गई हमारी, उसका डेसिमल सिस्टम कब लाया गया. डेसिमल सिस्टम का देखो मतलब ये है, दशमलव पद्धति कहते हैं. भारतीय मुद्रा की दशमलव पद्धति कहा जाएगा. इसका मतलब ये हुआ यहां पर कि हमारे देश में ना पहले जो करेंसी चलती थी वो आना चलती थी. यानी आप याद रखिए सर, आना क्या था हमारे यहाँ? आना का मतलब ये है कि 1 रुपया जो होता था पहले, वो 16 आना के बराबर होता था. ध्यान से समझना, जो 1 रुपया था वो कितने आना के बराबर था? 16 आना के बराबर था. अब ऐसे जब हम लिखते थे तो किसी भी पॉइंट को जब 1 रुपए से छोटी वैल्यू लिखनी होती थी, बिल्कुल लाइव है अंकित, तब आप क्या करते थे सर? 1/2, 1/4, 1/8 ऐसे करना पड़ता था. लेकिन बाद में सरकार ने यहाँ चेंज कर दिया और इसकी जगह एक नया रूल बना दिया गया कि अब 1 रुपए में 16 आने नहीं होंगे बल्कि 100 पैसे होंगे. ऐसा होगा ना अब? तो आप कहोगे सर क्योंकि ये 100 में वैल्यू दी गई है इसलिए अब हम 0.1, 0.2 लगा देते हैं आगे, इसका मतलब पैसा हो जाता है. इसे कहते हैं भारतीय मुद्रा की दशमलव पद्धति. ये कब लाई गई? भारतीय मुद्रा की दशमलव पद्धति. तो ये जो कॉन्सेप्ट आया है कि आना की जगह पैसा होगा, ये कॉन्सेप्ट आया है 1957 से 1957 से. उससे पहले तक आना चला करता था. ये पूछ सकता है एग्जाम में, और डिफरेंट एग्जाम में ये पूछा भी गया है हमारा. अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि करेंसी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेंसी बनाने का काम आरबीआई का है देश में. तो फिर आरबीआई जब करेंसी बनाता है देश में तो उसके लिए एक सिस्टम होता है. उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? देखो ध्यान से समझना. आरबीआई को करेंसी बनाने के लिए, इसका नाम याद रखना, एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम. अगर ये पूछे कि भारतीय मुद्रा जो है, इंडियन करेंसी कौन से सिस्टम के आधार पर, इसे कहते हैं न्यूनतम आरक्षित प्रणाली. ध्यान से समझना. यानी अगर आपसे पूछे कि भारतीय मुद्रा किस आधार पर बनती है, गोल्ड के आधार पर, मैक्सिमम रिजर्व के आधार पर, प्रोपोर्शनल रिजर्व के आधार पर ऐसे पूछेगा, तो हमारा जवाब होगा कि सर हमारे यहाँ करेंसी बनाने के लिए, मुद्रा छापने के लिए, करेंसी या मुद्रा बनाने के लिए क्या प्रणाली होगी? तो उस प्रणाली को न्यूनतम आरक्षित प्रणाली कहा जाता है.
क्या है सर, देखो इसमें इस न्यूनतम प्रणाली के तहत आरबीआई को जो होगा सर, यहां पर एक रिजर्व रखना होगा। आरबीआई को 200 करोड़ रुपए का 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम रिजर्व रखना होगा। 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखना होगा। अगर आरबीआई के पास ये रिजर्व नहीं है कम से कम 200 करोड़ का, यानी तो आरबीआई करेंसी बना ही नहीं सकता 200 करोड़ का। और इस 200 करोड़ के अंदर याद रखना, इस 200 करोड़ में से, मैं इसलिए इस तरह का एरो बना रहा हूं सर, इस 200 करोड़ में से 115 करोड़ रुपए जो हैं वो गोल्ड होना चाहिए। 115 करोड़ रुपए की वैल्यू का सोना होना चाहिए। और 85 करोड़ रुपए की जो वैल्यू है हमारी, 85 करोड़ रुपीस जो है उसकी वैल्यू में फॉरेन करेंसी यानी विदेशी मुद्रा, डॉलर, यूरो, पाउंड वगैरह, फॉरेन करेंसी और गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी सरकारी प्रतिभूति होनी चाहिए। विदेशी मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति। अब ये प्रतिभूति क्या होती है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, जब क्लास आएगी हमारी, शेयर बाजार की क्लास आएगी तब मैं बताऊंगा ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, बाकी सब बिल क्या होंगे। फिलहाल मान के चलेंगे कि सर 115 करोड़ रुपए की वैल्यू का गोल्ड और 85 करोड़ रुपए की वैल्यू की विदेशी मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति होनी चाहिए। अगर ये 200 करोड़ का रिजर्व मेंटेन करेगा आरबीआई तो ही करेंसी बनाएगा, अदरवाइज करेंसी नहीं बना सकता। इसको मेंटेन करना जरूरी होगा। अच्छा, इसके अलावा ये भी याद रखना है सर, ये 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व सिस्टम याद रहेगा हमें, कोई डाउट नहीं। अच्छा, हमारी जो करेंसी होगी, आपने सुना होगा सर हमारे देश की जो करेंसी है सर वो क्या होगी। तो हमारे देश की जो करेंसी होगी उस करेंसी को लीगल टेंडर कहा जाएगा। हमारे देश की जो मुद्रा होगी देश में, करेंसी इज ए लीगल टेंडर, यानी करेंसी जो होगी सर वो एक लीगल टेंडर है भारत में। लीगल टेंडर का मतलब होता है एक वैध मुद्रा होगी। हिंदी में और इंग्लिश में क्या याद करोगे, एक वैध मुद्रा होगी करेंसी। वैध मुद्रा का मतलब ये होगा सर, लीगल टेंडर जो करेंसी होंगी, नोट और कॉइन्स होंगे, इसका मतलब ये है कि आप इसको रिफ्यूज नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। मैंडेटरी टू एक्सेप्ट फॉर पेमेंट, बात समझना पहले। हमारी जो करेंसी है सर, मैंडेटरी टू एक्सेप्ट फॉर पेमेंट सेटलमेंट, यानी अगर आप कोई भी लेन देन किया आपने और उसका भुगतान करना है, उसकी पेमेंट करनी है, तो पेमेंट का निपटारा करने के लिए, भुगतान का निपटारा करने के लिए जिस चीज को स्वीकार करना अनिवार्य हो, भुगतान का निपटारा करने यानी सेटलमेंट करने के लिए, निपटारा करने के लिए अनिवार्य हो स्वीकार करना, जिसको आप मना नहीं कर सकते। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जिसकी स्वीकृति अनिवार्य हो आपके पास। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आप कोई शॉपिंग करने गए और आप किसी को कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो ऑब्वियस है वो मना कर सकता है। आप किसी को चेक या डिमांड ड्राफ्ट देते हैं, वो मना कर सकता है। आप उसे ऑनलाइन देने को कहते हैं, वो मना कर सकता है। आप उसे कैश देते हैं तो वो मना नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। तो करेंसी क्योंकि लीगल टेंडर है हमारे यहां, और करेंसी को ही आप मना नहीं कर सकते, बाकी सब मुद्राओं को आप मना कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब जब इसी करेंसी को हम लीगल टेंडर से निकाल देते हैं, जब हमसे कहा जाए कि ठीक है सर किसी को स्वीकार करना जरूरी हो, या ये कह दीजिए जिसको मना नहीं कर सकते, लेकिन जब कोई करेंसी डिमोनेटाइजेशन होता है सर, तो डिमोनेटाइजेशन क्या होगा, देखो डिमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण कहते हैं हिंदी में, या नोटबंदी कहते हैं इसे। विमुद्रीकरण या नोटबंदी, इसका क्या मतलब होगा, देखो मेरे भाई, इसका मतलब यह होगा कि सर अगर किसी चीज को लीगल टेंडर से हटा दिया जाए, बिल्कुल करवाएंगे प्रज्वल। प्रतिभूति क्या है मैंने कहा, अभी वेट कर लो। शेयर बाजार को कहते हैं प्रतिभूति, यानी शेयर मान के चलिए अक्षय, मैंने कहा शेयर बाजार की क्लास में हम प्रतिभूतियों को ज्यादा बेटर क्लियर कर पाएंगे, प्रॉपर एग्जांपल के साथ बात कर पाएंगे। अभी थोड़ा एज्यूम कर लेते हैं, मेरी बात समझना। अच्छा, दुकान वाले सिक्के नहीं लेते, आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, पुलिस को कॉल कर दीजिए, पुलिस आएगी, उस पर जुर्माना लगाएगी अगर वो आपके सिक्के नहीं लेता, और उसके बावजूद भी अगर वो ऐसा बार बार करता तो उसको सजा दी जाएगी। सर विमुद्रीकरण या नोटबंदी का क्या मतलब हुआ, अगर एक ऐसा आदेश लाया जाए, जैसे अभी सरकार 2000 के नोट का आदेश लाई है सर, कि 30 सितंबर के बाद ये स्वीकार नहीं होंगे, यानी अगर किसी मुद्रा को किसी आदेश के आने पर लीगल टेंडर से हटा दिया जाए, किसी मुद्रा को, किसी मुद्रा या करेंसी का
किसी मुद्रा या किसी करेंसी का लीगल टेंडर का जो दर्जा है, लीगल टेंडर का जो स्टेटस है, वो हटा दिया जाए, यानी किसी चीज को आप कहोगे सर लीगल टेंडर से निकाल दिया जाए, तो वो नोटबंदी हो जाती है। और जब नोटबंदी हो जाती है तो फिर उसको कोई नहीं लेता, क्योंकि सर उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि वो वैल्यू तब तक तो है कागज का नोट जब तक कोई हमसे ले रहा है, वरना अगर हमारे पास रह गया नोट और हम नहीं दे पाए किसी को, उस डेट के बाद कोई लेगा नहीं। वो कागज है, रद्दी है, फाड़ के फेंक दो उसे, और कोई सी काम नहीं आएगा, क्योंकि कोई स्वीकार नहीं करेगा उसके बदले। तो ये बात तो क्लियर हो गई। तो अब सवाल ये बनता है हमारा, सर कितनी बार नोटबंदी हमारे देश में हो चुकी है भाई। तो जब हम बात करते हैं भारत में नोटबंदी के विषय में, तो याद रखना अब तक भारत में जो नोटबंदी हुई है सर, इंडिया के अंदर जो नोटबंदी यानी डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो इंडिया में मुख्यतः ये 4 बार हो चुका है। लेकिन कभी कभी पूछ लेता आजादी के बाद कितनी बार हुआ, तो पहली बार जो हुआ था 1946 में हुआ था। उस समय कई सारे नोट बंद किए थे, लेकिन 10,000 का मुख्यतः बंद हुआ। दूसरी बार 1978 में हुआ था। तीसरी बार तो आप जानते हैं 8 नवंबर 2016 को किया गया था अनाउंसमेंट। और चौथी बार अभी 19 मई 2023 को किया गया है। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या क्या किया गया है। तो इस समय जो पीएम है वो नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री का नाम याद रखना है, पीएम नरेंद्र मोदी है। जब 2016 में की गई थी तब भी पीएम नरेंद्र मोदी थे। जब 1978 में की गई उस समय पीएम मोरारजी देसाई थे, जिनके नाम आप जानते हो, सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड है, उस समय पीएम थे। और पहली बार जब की गई सर कोई पीएम नहीं था, क्योंकि उस समय देश की आजादी नहीं थी, भारत ब्रिटिशर था। लीगल टेंडर का डिसीजन कौन लेता है, तो ये सरकार और आरबीआई। जैसे नोटबंदी का फैसला सरकार और आरबीआई मिलकर लेंगे। जैसे लिखा रहता ना कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, वो हटा दिया जाएगा। तो सरकार और आरबीआई दोनों को जिम्मेदार मानेंगे सर कि किसी करेंसी को लीगल टेंडर में रखना है या वहां से हटा देना, नोटबंदी कर देनी है। इसका मतलब ये हुआ। तो जब पहली बार नोटबंदी हुई सर, एग्जैक्टली देखा जाए तो कई सारे नोट बंद हुए, लेकिन मुख्यतः 10,000 का नोट उसके बाद नहीं आया। फिर मोरारजी देसाई वाले समय में 5,000 का नोट नहीं आया दोबारा से। जब नरेंद्र मोदी जी के समय हुई तो 500 और 1,000 के नोट की नोटबंदी हुई, लेकिन 1,000 का नोट दोबारा नहीं आया, 500 का नोट तो आ गया। और अभी जो नोटबंदी है सर, उसमें 2,000 रुपए का जो नोट है वो अब बंद हो रहा है। लेकिन इसकी जो डेडलाइन दी गई है, इसकी जो लास्ट डेट है, क्योंकि सर अभी अनाउंसमेंट डेट आपने बता दी है, इसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर 2023। इस दिन के बाद कोई भी 2,000 का नोट स्वीकार नहीं करेगा, ये लास्ट डेट होगी। तो नोटबंदी क्या होती है समझ में आ गई आपको। और इसको पीछे कई सारे तर्क देती है सरकार की, ब्लैक मनी डिस्क्लोज हो जाएगी यहाँ से, टेररिस्ट फंडिंग रुक जाएगी यहाँ पर, ये चीज़ें, नकली मनी को रोका जाएगा, ये सारी बातें सरकार करती है। लेकिन मुख्यतः याद रखेंगे इसके बारे में कि इसे क्या कहेंगे आप, नोटबंदी कहेंगे, जिसमें एक बार 5,000 का, एक बार 10,000 का, और उसके अलावा बाकी इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब एक सवाल ये आता है कि हमारे देश में सर ये बातें तो क्लियर हो गई, लेकिन ये भी समझना बहुत ज़रूरी है देखो कि दुनिया में वो देश कौन सा है सबसे पहले, ये कई बार आया है एग्जाम में, जहां सबसे पहले कागज के नोट बने। सर्वप्रथम कागज के नोट जो हैं वो कौन से देश में बनना शुरू हुए थे। सबसे पहले प्लास्टिक के नोट कौन से देश में बनना शुरू हुए थे। ये दो सवाल ऐसे हैं जो पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर ये पूछ लिया जाए मुझसे कि कागज के नोट की शुरुआत तो मैं कहूंगा चीन में हुई, और सबसे पहले प्लास्टिक के नोट की बात अगर मैं करूं तो वो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। क्योंकि कागज जो मिला वो सबसे पहले मिला ही चाइना में है दुनिया में। और इसीलिए कहेंगे कि सर जब पहले जो सिस्टम चलता था, पहले के सिस्टम को क्या कहते थे, बार्टर सिस्टम। जब मनी नहीं आई थी उस समय जो सिस्टम चलता था उसे बार्टर सिस्टम कहते थे सर, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। पुराने सिस्टम को क्या कहा जाता था, वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था, बार्टर सिस्टम कहा जाता था। और ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जिसके अंदर हम ये कहेंगे सर एक वस्तु का लेन देन ही किया जाता था दूसरी वस्तु से,
एक वस्तु का लेन देन अन्य वस्तु से किया जाता था। कमोडिटी का एक्सचेंज कमोडिटी से होगा, यानी कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज कहते हैं इसे हम इंग्लिश में। सर ये किया जाता था जनरली तौर पर, और इसीलिए ये सिस्टम के अंदर क्या था कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते थे तो उस समय मुझे बाइंग एंड सेलिंग, एक व्यक्ति को दोनों काम एक साथ करने थे। यानी अगर आप कोई सामान दे रहे हो किसी को तो बदले में कोई सामान लेना भी पड़ेगा आपको उसी समय, ऐसा नहीं होगा। तो डीमोनेटाइजेशन मैंने आपको बता दिया सर। 100 रुपए का कलर क्या होगा, पुराने वाले का कलर तो नहीं पूछेगा एग्जाम में, नए वाले का पूछेगा। पहले मिक्सअप कलर हुआ करते थे। व्हाट आर द इंफॉर्मेशन दैट डीमोनेटाइजेशन, लाइक हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन ए डिनोमिनेशन, डीमोनेटाइजेशन या डिनोमिनेशन। देखो डिनोमिनेशन कहते हैं मूल्य को, तो मूल्य मैंने बताया सर, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, ये डिनोमिनेशन है। डीमोनेटाइजेशन क्या है, तो इसका मतलब नोटबंदी करना। तो आरबीआई और भारत सरकार जब अनाउंसमेंट करती है, मुख्यतः आरबीआई, कि हम इस नोट को बंद कर रहे हैं इस डेट के बाद, इसको लीगल टेंडर से हटा रहे हैं, अब उसके पीछे सरकार ये कहती है कि हम ब्लैक मनी को रोक देंगे, नकली मनी को खत्म कर देंगे, टेररिस्ट आतंकवादी गतिविधियों में पैसा जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये कारण तो बता सकता हूं मैं आपको। तो ये डीमोनेटाइजेशन, तो डिनोमिनेशन और डिमोनेटाइजेशन दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों को अलग अलग याद रखें भाई, ठीक है। तो आपने कहा सर इस सिस्टम को चला करता था, लेकिन इस सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि आपको दोनों काम एक साथ करने हैं। यानी इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी डबल कोइंसिडेंस। यानी आप क्या कहोगे सर, नीड ऑफ क्या कहेंगे भाई, तो हम यहां कहेंगे सर नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस। यानी कि हम यहां पर दोनों को एक दूसरे से रिलेट कैसे करेंगे सर, डबल कोइंसिडेंस यानी दोहरे संयोग की आवश्यकता होगी। दोहरा संयोग जो चाहिए ना, ये सबसे बड़ी समस्या है, दोहरे संयोग की आवश्यकता। ये एक समस्या थी और इसी समस्या की याद रखना है सर, ये एक समस्या है। और इसीलिए यानी अगर आपको किसी को गेहूं बेचना है और चावल खरीदना है तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए। डिनोमिनेशन के बारे में क्या खासियत है, डिनोमिनेशन की कोई खासियत नहीं है प्रज्वल। डिनोमिनेशन का मतलब होता है मूल्य, यानी एक नोट का या एक सिक्के का मूल्य कितना कितना हो सकता है। अगर मैं कहूं बताओ कितनी डिनोमिनेशन में भारत में रुपया बनता है, आप कहोगे सर भारत में अगर डिनोमिनेशन की मैं बात करूं तो नोट छपता है कितने कितने डिनोमिनेशन का, सर 1 का छपता है, फिर 2 का, फिर 5 का, फिर 10 का, फिर 20 का, फिर 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, अभी इतना ही है सर। तो हम कहेंगे सर अभी हमारे देश में 9 डिनोमिनेशन में नोट छपते, ये होती है डिनोमिनेशन। अब समझ में आ गई बात आपको, चलिए ये डिनोमिनेशन है। तो इसीलिए क्या था सर, इसको खत्म करना जरूरी था। अब क्या है भाई, हम तो कोई सामान बेच दे, पैसा ले ले, बाद में उस पैसे को ले जाकर कुछ खरीद लें, पहले दोनों एक साथ करने थे। तो सवाल ये पूछेगा मुद्रा के क्या क्या काम होंगे और मुद्रा के अंदर क्या क्या उद्देश्य होंगे। आप मुझे पहले सोच के बताना। मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पर कि मुझे बताओ कि आपके पास जो पैसा है आप उस पैसे का क्या कर सकते हो भाई। कोई भी इंसान पैसा कमाता है, भाई क्या प्रिंटेड है। अरे भाई प्रज्वल आपने शायद पिछली क्लास ज्वाइन नहीं करी मेरे भाई, मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा परेशान और कंफ्यूज हैं, क्योंकि क्या प्रिंटेड है नोट पर। देखो एक गांधी जी की फोटो है, वो तो हमेशा होगी। आरबीआई का लिखा हुआ है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन, वो तो होगा मेरे भाई। जो भाषाएं होंगी वो मैंने आपको कल बता दी हैं, कल वाली लेक्चर में, कि 15 प्लस हिंदी इंग्लिश 17 भाषाएं होंगी। फिर मैंने आपको बता दिया कि कौन से कलर का होगा, कौन से चीज़ बनी होगी उसके ऊपर, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, सब बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। तो मुझे बताओ शायद यही पूछ रहे हो आप, और ये मैं कल करा चुका हूं। तो प्लीज अगर उसके अलावा कोई बात है तो जरूर कर लेना, लेकिन तब तक हम बात करते हैं सर मनी का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं। देखो अगर आप पैसा कमाओगे तो पैसा कमाने का पहला तरीका सर ये होगा कि मैं उस पैसे को अपनी जरूरत के लिए पूरा करूंगा, अपनी रिक्वायरमेंट के लिए। जब एक इंसान अपनी मनी का इस्तेमाल अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए करता है उसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव। मेनली उद्देश्य कितने होते हैं हमारे, 3 होते हैं सर। इसे क्या कहते हैं,
इसे ट्रांजैक्शन मोटिव कहा जाता है, यानी इसे लेन देन उद्देश्य। इसका मतलब यह होगा कि पैसे का इस्तेमाल नीड को पूरा करने के लिए होगा, टू सेटिस्फाई नीड्स। जब हम अपनी नीड को पूरा करेंगे, अपनी जरूरत को पूरा करेंगे, उसको सेटिस्फाई करने को बोलते हैं ट्रांजैक्शन। एक होता है प्रिकॉशनरी मोटिव, जब हम अपने पैसे को अपने फ्यूचर के लिए रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं सर फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के लिए हमें रिजर्व रखना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए भविष्य में कोई आपदा, कोई नुकसान, कोई परिस्थिति खराब हो जाए और हम उस अनसर्टेन फ्यूचर के लिए अगर भविष्य के लिए कुछ रख लेते हैं, सेव कर लेते हैं सर, इसलिए कहते हैं ना कि सारा खर्च नहीं करते, तो आप क्या कहोगे? ठीक है, वी कैन बाय गुड्स एंड फुलफिल आवर नीड्स, बिल्कुल। तो पहला तो ये काम होगा कि हम अपनी जरूरत को पूरा करें, दूसरा ये होगा सर फ्यूचर के लिए थोड़ा सेव कर लें, और तीसरा ये होगा इसे बोलते हैं सचेतता या सावधानी, सचेतता उद्देश्य, और तीसरा ये होगा सर इसमें, इसे बोलते हैं स्पेक्युलेटिव। देखो स्पेक्युलेटिव का मतलब होता है जब हम अपने पैसे का इस्तेमाल जो होगा वो अपनी जरूरत के अलावा, अपने रिजर्व के अलावा क्या करते हैं सर, भविष्य के लिए जमा कर देते हैं। भाई बहुत सारे लोग क्या करते हैं सर, भविष्य को बेहतर बनाने और पैसा कमाने के लिए जब अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी बिजनेस में, किसी कारोबार में लगा देते हैं, शेयर बाजार में लगा देते हैं, जब आप अपने पैसे को और पैसा कमाने के लिए किसी बिजनेस या व्यापार वगैरह में लगा देते हो, तो उसे स्पेक्युलेटिव मोटिव कहा जाता है। ऐसा पूछेगा एग्जाम में, एसएससी में पूछ चुका है एग्जाम में ये, कि जब कोई व्यक्ति अपने पैसे को अपने भविष्य की अनसर्टेनिटी के कारण रिजर्व कर लेता है कुछ, उस पैसे को कौन सा उद्देश्य माना जाता है? आप कहोगे उसे प्रिकॉशनरी कहा जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन इसी तरह इन्वेस्टमेंट कर देता है स्पेक्युलेटिव, और अपनी जरूरत को पूरा करता है जब, तो उसी को ट्रांजैक्शन मोटिव कहते हैं। एक बार इसे यस कहेंगे जल्दी से, और उसके बाद मैं आपको मनी के फंक्शंस बताऊंगा। कोई बात नहीं भाई प्रज्वल, और बात पूरी तरह समझ आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, आराम से पढ़ो, आराम से, मस्त। अच्छा, मनी में क्या क्या होगा सर? देखो अब हमें दोनों काम एक साथ करने की जरूरत नहीं है, बाइंग और सेलिंग, अब हमें दोनों काम एक साथ करने की जरूरत नहीं है सर। अब यहां पर पहला काम यह है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है मनी, यानी अब आप क्या कहोगे सर, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करेगा, यानी विनिमय का माध्यम है। अब आप बाइंग और सेलिंग को अलग अलग कर सकते हो, क्योंकि आपको एक ही तरह से दोनों काम नहीं करने, आपको दो डबल कोइंसिडेंस नहीं चाहिए। दूसरी बात, अब आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, भाई आप जितना चाहे पैसा जमा करके रख सकते हो, भंडार। इसके अलावा आप अब वैल्यू को मेजर कर सकते हो, यानी आपके पास वैल्यू को मेजर, यूनिट ऑफ वैल्यू होगा, उसको यूनिट को मेजर कर सकते हो, यूनिट ऑफ अकाउंट होगा। वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हो, भाई एक पैसे को दूसरे पैसे को भी भेज सकते हो अब आप। और अपने फ्यूचर के स्थगित भुगतानों का मानक, यानी स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आखिरी लाइन की, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट स्थगित भुगतानों का मानक, यानी जो फ्यूचर के लेन देन है। जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान ये कहता है सर आज हमें आप 100 रुपए दीजिए, हम आपको 1 साल बाद इतना पैसा देंगे, तो ये कैसे पता चला? स्थगित भुगतानों का मानक यानी भविष्य के लेन देन करना, ये भी इसका एक काम होगा। तो इसलिए आपसे जब भी सवाल पूछेगा, देखो हर सवाल को करने का तरीका यह है, या तो डायरेक्टली आपको राइट आंसर पता हो, और डायरेक्टली राइट ना पता हो तो इनडायरेक्टली तौर पर आप आंसर ढूंढेंगे। तब आप क्या कहोगे,
कोई बात नहीं भाई, याद रखो सर, विनिमय का माध्यम भी होगा, इस स्थगित भुगतानों का मानक यानी फ्यूचर के लेन देन भी होंगे, हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं, माप सकते हैं कि 1 किलो गेहूं कितने रुपए का है, 1 किलो चावल कितने का है, 1 लीटर दूध कितने का है, 1 लीटर पेट्रोल कितने का है, ये मेजरमेंट करना, यूनिट ऑफ अकाउंट भी कहते हैं इसे। यानी हमारे पास जो खाता लेखा होगा उसको आप उसमें लिख सकते हो भाई कि इतनी वैल्यू में लिखा जाएगा, हम मेजर कर सकते हैं, एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट भी लिख सकते हैं। खाते की इकाई के रूप में ये काम करेगा, यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में भी ये काम करेगा, मेजर कर लेंगे, माप सकते हैं, उसके अंदर वैल्यू को लिख सकते हैं, ये इसका काम होगा। इसे नोट करेंगे एक बार और मुझे बताएंगे कि बात समझ में यहां तक आ गई है सर। चलिए भाई, हिंदी में भी बताएं सर। हिंदी में बताया मैंने, जैसे मूल्य का भंडार करना, मूल्य का मापक और मूल्य का हस्तांतरण करना। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है अंकित? इसका मतलब है आवश्यकताओं को पूरा करना, इसका मतलब है भविष्य के लिए, भविष्य के लिए रिजर्व, और इसका मतलब है कारोबार में निवेश करना, कोई भी प्रकार का कारोबार हो, इन्वेस्टमेंट करना इसका मुख्य काम है। अब समझ में आ गई बात? चलिए, मेरे वो दोनों में है चतुर्वेदी, वो तो अलग बात है हमारी, वो हम बात करेंगे अभी। फॉरेन ट्रेड आएगा, इंटरनेशनल बिजनेस यानी फॉरेन ट्रेड, क्लास नंबर 12 है शायद, ये 12 नंबर क्लास में होगा हमारा। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि मनी के जो डिफरेंट टाइप होते हैं, देखो हमसे कई बार सवाल पूछा जाता है, जो मनी के बहुत सारे टाइप हैं हमारे पास, उनमें एक सवाल पूछा जाता है, देखो याद रखना है उस सवाल में क्या क्या पूछेगा हमसे। एक सवाल पूछेगा जैसे कि कॉल मनी क्या होता है, एक सवाल पूछेगा नोटिस मनी किसे कहते हैं, एक सवाल पूछेगा टर्म मनी किसे कहते हैं। पहले पूरी बात समझना ध्यान से, मैं एक एक करके बताऊंगा। देखो, जब कोई नोट हमारा गंदा होगा, एग्जाम में कैसे पूछेगा कि सॉइल्ड मनी किसे कहा जाता है। देखो, मनी तो आप कहोगे सर नोट और कॉइन्स ही तो होते हैं सर, और तो कुछ नहीं होता, बट अगर कोई नोट गंदा हो जाता, हम कुछ लिख देते हैं, कलर कर देते हैं किसी नोट पर, अगर किसी नोट पर लिख देने से या कलर कर देने से कोई नोट हमारा गंदा हो जाता है, तो उस गंदे नोट को क्या कहा जाएगा? तो याद रखना सर, अगर कोई नोट लिख देने या कलर कर देने से गंदा हो जाए, तो उस गंदा नोट जो होगा उसको सॉइल्ड कहा जाएगा, गंदे को सॉइल्ड बोला जाएगा। अगर कोई नोट हमारा फट जाता है, कट जाता है, तो उस कटे और फटे हुए नोट को क्या बोला जाएगा? तो कटा फटा जो नोट होगा उसको म्यूटिलेटेड बोला जाएगा। जितने भी हमारे नकली नोट पकड़े जाते हैं, डुप्लीकेट नोट पकड़े जाते हैं, हमारे फेक नोट पकड़े जाते हैं सर, तो फेक या डुप्लीकेट नोट जो होंगे, नकली या जाली नोट कहते हैं जिन्हें, ऐसा नोट अगर कोई पकड़ा जाए तो उसी को क्या कहा जाएगा? उसको फोर्ज्ड कहा जाएगा। बात समझ रहे हो? स्टैंडर्ड और डिफर्ड का मतलब ये हुआ जैस्मीन, जो लेन देन आप भविष्य के लिए कर रहे होते हो। जैसे मैंने कहा कि आपने कोई सामान आज खरीदा, लेकिन उसकी पेमेंट करोगे आप मान लीजिए ईएमआई में 2 साल के बाद, 3 साल के अंदर। अब आप कहोगे सर आज खरीदा है मैंने, पेमेंट 2 साल बाद करेंगे, तो फिर 2 साल बाद की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब मनी नहीं होती थी तो ये डिफाइन करना आसान नहीं था। तो ऐसी चीज, लोन ले लिया आपने, उसकी पेमेंट बाद में करेंगे, उधार माल खरीद लिया, पेमेंट बाद में करेंगे। तो ऐसी चीजों के लेन देन में भी मनी जो होगा वो एक स्टैंडर्ड का काम करेगा, जिससे पता चलेगा कि आज हमारे 100 रुपए होंगे तो 1 साल बाद आपको 110 रुपए वापस करने होंगे। यही है ना डिफर्ड पेमेंट, फ्यूचर के लेन देन, भविष्य के लेन देन करना। अच्छा देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि सर ये चीप और डियर क्या होता है,
एग्जाम्पल को समझना, ये एग्जाम में आया था चीप वाला। देखो, अगर मैं ये कहूं कि आप और मैं, हम में से कोई भी लोन लेने के लिए अगर बैंक जाएगा तो कितने ब्याज पर मिलेगा? सर, लोन का ब्याज अमूमन जो चलता है वो 10-12% चलता है। एक किसान अगर बैंक से लोन लेने जाएगा तो कितने ब्याज पर मिलेगा? 4% के ब्याज पर। सरकार ने रूल बनाया है कि किसान को जो ब्याज मिलेगा, लोन का ब्याज, वो 4% देना होगा। हम लोन लेते हैं तो हमें 10 से 12 देना होता है। तब आप कहोगे सर कि अगर मैं ये कंपेयर करूं तो किसका लोन महंगा पड़ेगा, किसका सस्ता पड़ेगा? किसान का लोन सस्ता होगा, एक नॉर्मल व्यक्ति का लोन महंगा होगा। यही है ना इसका मतलब? तो आप कहोगे जिस पर कम ब्याज दर हो, जिस पर ब्याज दर कम हो उसे चीप कहते हैं। बस जितना कह रहा हूं उतना सुनना, बस कोई एक्स्ट्रा माइंड यूज नहीं करना। आपका आराम से क्वेश्चन होगा, और कोई ये नहीं कि सर आज पढ़ा दोगे छोड़ दोगे और फिर क्वेश्चन। आज ही क्वेश्चन करके देखो, जवाब मिलेगा आपको। और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेरेटिवली हाई होगा, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जिसका, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जिसका, अधिक ब्याज दर होगा, उसको कंपैरेटिवली, ये कंपैरिजन एक्चुअल में, कोई एग्जैक्टली डेफिनेशन नहीं बना सकते आप इसकी कि सर कौन सा होगा। जब दो की तुलना करें, कम ब्याज वाले की और ज्यादा ब्याज वाले की, तो उसके अकॉर्डिंग आपको याद करना है। अच्छा, इसके बाद नियर मनी और हॉट मनी। देखो, जितना पैसा विदेशों से निवेश होता है, जितना विदेशी व्यक्ति, विदेशी कारोबारी, विदेशी फॉरेनर जो हमारे इन्वेस्टमेंट करते हैं, विदेशों से होने वाले निवेश को ही हमारे देश में हॉट मनी कहा जाता है। किसे? जो विदेशों से निवेश होगा उसे हॉट मनी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? हॉट मनी कहा जाएगा। किसे? जो विदेशों से इन्वेस्ट होगा भारत के अंदर। तो अब सवाल यही है हमारे पास कि सर विदेशों से जो निवेश होगा उसे हॉट मनी कहेंगे। अच्छा, जो चीजें कैश नहीं है, जो चीजें कैश नहीं है लेकिन कैश के जैसे काम करती हैं, आप कहोगे सर गोल्ड को हम ये मान लेते हैं कि लोग स्वीकार करते हैं कैश की तरह। हम मान लेते हैं कि शेयर बाजार को आसानी से बेचकर कैश बना सकते हो। सर अगर मान लीजिए किसी के पास कैश नहीं है लेकिन बैंक में बैलेंस पड़ा है, काम तो कैश वाला होगा, आप उसको बैंक से पेमेंट कर दो और सामान खरीद लो। जो चीज़ें कैश नहीं हैं लेकिन इक्विवेलेंट टू कैश है। इक्विवेलेंट टू कैश का मतलब है नकद के जैसी हैं, कैश के बराबर है, नकद के सामान है। तो जो चीजें नकद के सामान है, बराबर हैं, उसकी तरह हैं, उन चीजों को क्या कहा जाएगा? उनको नियर मनी। तो गोल्ड कैसा होगा सर? नियर मनी। नकद की तरह जो काम कर सकते हैं वो सारे नियर मनी हो जाएंगे। क्लियर है बात यहां तक? चलिए, तो इस तरीके से आपको याद रखना है सर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होगा उसे हॉट मनी कहा जाएगा। एक बार यस कह दीजिए कि जितना मैंने बोला वो समझ में आया। गंदा नोट, फटा हुआ नोट, नकली नोट, कम ब्याज दर, ज्यादा ब्याज दर, कैश की तरह, और विदेशों का पैसा, बस इतना याद करना है सर। फिर आगे बढ़ूंगा, एक बार यस कहें पहले सभी लोग।
सॉरी सॉरी। तो एक्चुअली मैं बात कर रहा था आपसे कि प्लास्टिक मनी के बारे में, इतनी बात समझ में आई। प्लास्टिक मनी कहते हैं सर कार्ड को, जब हम कोई भी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तब उसको प्लास्टिक या स्मार्ट मनी कहा जाता है। ये बात तो क्लियर हुई। आजकल मैंने कहा ना तो करेंसी मेटल पे बनती है, ना प्रिंट करते हैं कागज पर, बल्कि आजकल जो करेंसी बनती है सर वो ऑनलाइन चलती है, डिजिटलाइज चलती है, इलेक्ट्रॉनिक वे में चलती है। और इस इलेक्ट्रॉनिक वे में चलने को क्या कहा जाता है? जो क्रिप्टो करेंसी, यानी जिसको आप देख नहीं सकते सर, छू नहीं सकते। जनरली तौर पर जिस मनी को हम लोग क्या कहते हैं सर? वर्चुअल कहते हैं, यानी जो हमारी वर्चुअल होगी, जिसका हम आभास कर सकते हैं मात्र, जिसको फील कर सकते हैं, जैसे कि बिटकॉइन होगा। आजकल इंडिया भी अपनी नई करेंसी लेकर आने वाला है, और नई करेंसी इंडिया की जो होगी, जिसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहा जाएगा। अब ये करेंसी कैसे बनेगी देश में कि आप किसी को नोट देंगे, आप किसी को पैसा देना चाहते हैं तो पैसा ही देंगे, आप नोट ही देंगे किसी को, पर वो अपने कैश नहीं देंगे, हाथ से गिनकर नहीं देंगे, मोबाइल से मोबाइल पर देंगे। मान लो आपने किसी को 500 रुपए देने हैं, तो आपके फोन में एक फोटो होगा 500 के नोट का, फोटो होगा 500 के नोट का, आप वो फोटो किसी और के अकाउंट में डाल देंगे, आप उसके वॉलेट के इस्तेमाल करके उसके नंबर पर पैसा भेज देंगे, तो उसके अकाउंट में दिखेगा ये 500 का नोट, जिसका नंबर देखो, ये 500 नोट तो अभी मेरे अकाउंट में था, इस नंबर को मैच करो, अब ये उसके अकाउंट में चला जाएगा। यानी जैसे यूपीआई वगैरह से पैसा जाता है, लेकिन वो दिखता नहीं है क्या गया, यहाँ आपको फोटो नजर आएगा। मान लीजिए किसी को 700 या 800 देने हैं सर, तो एक 500 का नोट देंगे, एक 200 का देंगे, एक 100 का देंगे, तभी 800 जाएंगे, लेकिन ये मोबाइल पर जाएगा। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको जाननी है तो आप YouTube पर जाएं, 2 मिनट की वीडियो मिल जाएगी, इस पर आपको दिख जाएगा वीडियो में कि कैसे नोट इधर से उधर जाएगा, और ये हर नोट का एक नंबर होगा, और ये सिर्फ फोटो होगा, एक मोबाइल ऐप के अंदर RBI वॉलेट बनेगा ये। तो अब ऐसा भारत में होने, तो वर्चुअल पूछी जाए आपसे तो उसे जैसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाएगा। अच्छा, अगर पूछे कि सर ये फिएट मनी क्या होती है? जिसकी कोई इंटरनल वैल्यू ना हो, जिस मनी की कोई इंटरनल वैल्यू ना हो, उसे हमने कोई आंतरिक मूल्य ना हो, उसे फिएट कहा जाता है। जैसे आप कहोगे सर क्या, मैं आपसे कहता हूं कागज का नोट। अब आप मुझे बताओ कि जो कागज का नोट होता है हमारा सर, उसके बारे में सोचो, तो कागज का नोट जब तक चल रहा है तब तक वो 2000 का नोट है। 30 सितंबर के बाद अगर किसी के पास होगा, 30 सितंबर के बाद अगर किसी के पास होगा सर, वो एक रद्दी हो जाएगा, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। चलो भाई, तो कागज का नोट कैसा होगा सर? तो कागज के नोट की वैल्यू 2000 रुपए है या 500 रुपए है, और चलना बंद हो जाए तो वो जीरो हो जाता है सीधा, इंटरनली कोई वैल्यू नहीं होती, उसको बोलते हैं। अच्छा, जिसकी डिमांड इंटरनेशनली ज्यादा होती है, आप मुझे बताओ दुनिया में कौन सी करेंसी की डिमांड सबसे ज्यादा होती है? तो आप कहोगे सर दुनिया में डॉलर की डिमांड ज्यादा है, यूरो की डिमांड ज्यादा है, पाउंड की डिमांड ज्यादा है। दुनिया भर के सारे लेन देन डॉलर में ही होते हैं। जिसकी डिमांड ज्यादा हो इंटरनेशनली, हाई डिमांड हो, यानी दुनिया भर के लेन देन, दुनिया भर का कारोबार जो हो, जिस करेंसी में हो, अंतरराष्ट्रीय बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी मांग अधिक हो वो हार्ड है, और जिसकी मांग कम हो अंतरराष्ट्रीय बाजार में, जैसे कि इंडिया के रुपये का इस्तेमाल बहुत कम होता है दुनिया के लेन देन में, क्योंकि सर हर कोई डॉलर मांगता है या पाउंड मांगता है, यूरो, ये 3 मुख्यतः होते हैं वैसे। तो इसको कहोगे हाई डिमांड हो तो हार्ड, और कम डिमांड हो तो सॉफ्ट कहेंगे। अच्छा, मनी का कोई भी टाइप हो जो पेयर यानी दे और कोई रिसीव कर ले, एनी टाइप ऑफ मनी, अगर किसी भी प्रकार की मुद्रा के बारे में करें कि सर मान लीजिए एक पेयर ने एक पेई को, यानी एक इंसान ने दूसरे इंसान को कुछ भी दिया और उसने उसको स्वीकार कर लिया, अगर कोई भी चीज एक्सेप्ट कर ली गई हो मनी का नाम लेकर कि ठीक है आप ये सामान ले लो, ये हमें दे दो, हर वो चीज को फिड्यूशियरी मनी बोला जाएगा, जिसको पेयर दे और पेई ले ले। पेयर दे यानी पेयर कहते हैं देने वाले को, पेई कहते हैं रिसीव करने वाले को। अगर पेयर पेई को कुछ दे और वो ट्रस्ट करके उसे ले ले, तो सर हर वो चीज फिड्यूशियरी। मैंने कहा ना, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन करना है जाकर, और ना मिले तो कल मुझसे आके पूछना कि क्वेश्चन यही हुआ सर ये वाला हमारा, तब मैं बताऊंगा। अच्छा,
जब एक बैंक किसी दूसरे बैंक को लोन देता है एक दिन के लिए, जब एक बैंक किसी दूसरे बैंक को लोन देता है एक दिन के लिए, तब उसे क्या कहा जाता है? तो एक बैंक किसी दूसरे बैंक को अगर एक दिन का लोन देगा तो उसे कॉल मनी कहते हैं। एक बैंक अगर दूसरे बैंक को 2 से लेकर 14 दिन का लोन देगा, ये तो वैसे ही याद रहेगा सर, 2 दिन से लेकर 14 दिन का लोन अगर एक बैंक किसी दूसरे बैंक को देगा उसे नोटिस मनी, और अगर एक बैंक किसी दूसरे बैंक को 14 दिन से ज्यादा का लोन देगा तब उसको टर्म मनी बोला जाएगा। तो क्या याद रखना है सर? जो वर्चुअल होगी उसे क्रिप्टो कहेंगे, कार्ड को हम लोग यहाँ प्लास्टिक कहेंगे, जिसकी डिमांड इंटरनेशनली ज्यादा वो हार्ड, जिसकी कम सॉफ्ट, जिसकी कोई इंटरनल वैल्यू ना हो जैसे कागज का नोट उसे फिएट कहेंगे। हर वो चीज जो स्वीकार हो जाए एक दूसरे के बदले मनी का नाम लेकर वो फिड्यूशरी है। एक बैंक दूसरे बैंक को एक दिन का दे तो कॉल मनी, 2 से 14 दिन दे तो नोटिस मनी, 14 दिन के ऊपर दे तो टर्म मनी कहा जाएगा। यस कहें एक बार, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये मनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन समझ में आनी चाहिए। चलिए भाई, थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे। अच्छा, एक टर्म और आती है सर इसमें, एग्जाम अक्टूबर में सिलेबस कब पूरा हो जाएगा? भाई ये ऐसा बैच है जिसका सिलेबस हर महीने पूरा हो जाता है। 1 तारीख को बैच आता है, 31 तारीख से पहले सिलेबस पूरा हो जाता है, अगस्त में ही सिलेबस पूरा हो जाएगा। इस बैच की यही तो खास बात है, 1 महीने के अंदर बैच पूरा कर देते हैं भाई। अब मैं जो आपको बताऊंगा वो जरा सुनना ध्यान से। क्या है देखो, अब मुझे बताओ कि अगर मैं ये कहूं कि सर मनी सप्लाई में क्या आता है, मेरे शब्दों को सुनना, कि मनी सप्लाई क्या होती है। देखो मनी क्या है वो तो समझ में आया, अब मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई का मतलब टोटल पैसा जो मार्केट में देश में है। आप मुझे बताओ सर, मुद्रा आपूर्ति कहते हैं इसे हमारे देश में, जितना भी टोटल अमाउंट है सर, पैसा क्या है देश में? जो पैसा हमारे पास है, हमारी जेब में कैश पड़ा है वो भी है, जो हमारे बैंकों में जमा है सर वो भी पैसा है, जो पोस्ट ऑफिस में जमा है वो भी पैसा है, जो आरबीआई में जमा है वो भी पैसा है। मेरी बात को समझना, जो मैं कहूंगा 2 मिनट कोई कमेंट मत करना, 2 मिनट मेरी बात समझना। सर मनी सप्लाई में सबसे पहले ये सोचो क्या क्या जोड़ा जाएगा। एक तो करेंसी, जितनी करेंसी हमारे पास है, पब्लिक के पास है, नोट और कॉइन्स है सर, पब्लिक के पास जो करेंसी है वो मनी सप्लाई में आएगा। जितना पैसा बैंकों का जमा, बैंकों में जमा है हमारा, इसे कहते हैं डिमांड डिपॉजिट इन बैंक। अभी मान के चलना, मांग बैंक में मांग जमा, जो हमारा सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में जमा है बैंक में मांग जमा कहते हैं जिसे, ये हमारे पास होगा। मनी सप्लाई में ये भी जोड़ा जाएगा। टाइम डिपॉजिट इन बैंक, अगर मैं कहूं आपसे टाइम डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में सावधि जमा, जो एफडी वगैरह कराते हैं। आपके मन में डाउट होगा, मुझे पता है सर, ये सेविंग अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, एफडी क्या है, आरडी क्या, तो मैं कहूं ये अगली क्लास कल होगी। हाँ कल शनिवार है आपका, तो हो सकता है कल मैं क्लास करूं आपकी, क्योंकि सर आने वाले मंगलवार को भी छुट्टी रहेगी, 15 अगस्त होगा, उस दिन तो ऑब्वियस है कोई क्लास नहीं हो सकती। तो अब क्योंकि सिलेबस पूरा इसी महीने के अंदर करना है, तो मुझे लगता है शनिवार की अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं कल क्लास लूंगा। एक बार चेक कर लेना, कल का शेड्यूल मैं कहकर जा रहा हूं आप सभी से। अच्छा, जो पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा है सर वो भी आएगा, सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस।
डाकघर में बचत जमा, सवाल कैसा होगा वो देखना है हमें। इसके अलावा टाइम डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, डाकघर में सावधि जमा मानना भी। अच्छा, इसके बाद बैंक डिपॉजिट इन आरबीआई, आरबीआई में जो बैंक होंगे, बैंक भी तो अपना पैसा आरबीआई में रखते हैं सर, आरबीआई में बैंकों का जमा, ठीक। अदर डिपॉजिट इन आरबीआई, आरबीआई में अन्य जमा, जो बैंकों के अलावा इंस्टीट्यूशन वगैरह होते हैं, बस। अब पहली चीज ये कि 7 तरह के जमा जो हैं वो मनी सप्लाई में आते हैं सर। इनके अलावा कोई भी आ जाए, अगर मैं कहूं सर जो एक बैंक किसी दूसरे बैंक में जमा करता है, इंटरबैंक कहते हैं जिसे, क्या वो लेन देन इसके अंदर आ रहा है? आप कहोगे सर नहीं आ रहा है इसमें। अब हम करना क्या है, देखो इन सातों का, इन सातों को याद रखना, ये मनी सप्लाई होगा। और इसके बाद हम मनी सप्लाई निकालेंगे, जिसमें हम निकालेंगे M0, M1, M2, M3 और M4। हम यहां मनी को कैलकुलेट करेंगे 4-5 तरीकों से सर। M0, M1, M2, M3 और M4 होगा, जिसमें हम M0 को रिजर्व मनी बोलते हैं, याद करेंगे सर। M0 को रिजर्व मनी या मॉनेटरी बेस कहा जाता है। M1 को नैरो मनी कहा जाता है, M1 को नैरो मनी कहा जाता है, और M3 को ब्रॉड मनी कहा जाता है। अभी बात समझना, एक को रिजर्व मनी, एक को नैरो मनी और एक को ब्रॉड मनी कहते हैं। M2 और M4 को कोई नाम नहीं देते। सीधा सीधा क्वेश्चन होगा एग्जाम में, और मैं कह रहा हूं कल आना तो मुझे बताना पहले, सर ये पूछा था हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, रिजर्व मनी क्या होता है, और ये 4 ऑप्शन में होंगे। M0 को कहोगे, नैरो मनी पूछे M1 को कहोगे, ब्रॉड मनी कहे M3 को कहोगे। 4 या 5 तरीके से कैलकुलेट होगा, इन सबको जोड़कर बनेगी देश में मनी सप्लाई कितनी है। ये इसलिए निकाली जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा मनी हो जाए तो देश में क्या आ जाएगा, महंगाई आएगी। अब मेरी बात समझना, अब इसमें क्या होगा सर हमारा, देखो जब मुझसे ये कहा जाएगा M0 क्या होगा, देखो M0 का मतलब ये है सर, अगर हम करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, जो पैसा हमारा बैंक में डिमांड डिपॉजिट है वो, प्लस अदर डिपॉजिट इन आरबीआई। अगर हम इन 3 वैल्यू को जोड़ लें तो हमें क्या बनता है, M0। सर इसको रिजर्व मनी बोलते हैं। एग्जाम में क्या होगा, नैरो मतलब हिंदी में वैसे नैरो ही वर्ड आता है, संकुचित कहते हैं, वैसे नैरो ही आता है। ब्रॉड को विस्तृत कहते हैं, ठीक। अच्छा, अब आपको देखो सर, ये 3 चीजों को जोड़कर M0 बनेगा। एक आएगा M1 क्या होगा, अगर मैं करेंसी प्लस, ओ सॉरी भाई गलती हो गई मुझसे, सॉरी भाई गलती हो गई, करेंसी प्लस बैंक डिपॉजिट इन आरबीआई। अच्छा, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, अगर मैं ये जोड़ लूं इसके अंदर, जो डिमांड डिपॉजिट है बैंक में, प्लस अदर डिपॉजिट इन आरबीआई, इसको जोड़ लिया जाए, तब जो वैल्यू बनेगी उसको M1 कहा जाए। 2 मिनट समझना भाई, मन में बहुत सारे सवाल होंगे कैसे होगा सर ये, मैं बताता हूं। फिर M2 कहा जाएगा। M2 क्या होगा, देखो M2 का मतलब होगा M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग डिपॉजिट है वो आएगा इसके अंदर, तब इसको जोड़कर M2 हो जाएगा। M3 का मतलब M1 प्लस टाइम डिपॉजिट इन बैंक, जो बैंक में एफडी आरडी टाइम डिपॉजिट है, सावधि जमा, इसको कर लिया जाए तो ये M2 हो जाएगा। और M4 का मतलब होगा M3 प्लस टोटल डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, और टोटल डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस का मतलब हुआ सर, पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस का,
कि इसमें सेविंग और टाइम दोनों तरह के डिपॉजिट आ जाएंगे। अब देखो जरा ध्यान से, सर बस इतना याद करना है कि मनी सप्लाई में क्या क्या आता है, फिर उसमें याद रखना है M0, M1, M3 को क्या कहते हैं, और फॉर्मूलों को याद करना है। मतलब ये याद करना है कौन सा किस में होगा। मैं आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल बताता हूं, क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, कुछ जरा देखना ध्यान से कैसा पूछेगा। जैसे ये सवाल आया था बैंक डिपॉजिट इन आरबीआई, आपको बस इतना बताना है कि बैंक डिपॉजिट इन आरबीआई जो है, अब ऑप्शन होगा ये किस में इंक्लूड होगा, M0 में, M1 में, M0 एंड M1 में, M0, M1, M2, M3 और M4 में। आपको बस ये सोचकर बताना है कि ये M बैंक का जो आरबीआई में जमा है वो इनमें से किसका पार्ट होगा, ऐसा सवाल आएगा। या मान लो एक सवाल ऐसा आएगा, टाइम डिपॉजिट इन बैंक, बैंक का जो टाइम डिपॉजिट है वो किस में जमा होगा, वो कौन कौन सी वैल्यू में होगा, इस तरह के ऑप्शन आएंगे सर। या एक सवाल आएगा टाइम डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट है वो किस में होगा। या एक सवाल आएगा सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग डिपॉजिट है वो किस में होगा। बस ये बात आपको समझनी है। तो देखो याद करना सर, पहले वाले का आंसर बैंक डिपॉजिट इन आरबीआई M0 में होगा, लेकिन M1 में नहीं आया कहीं, M2 में नहीं आया, 3 और 4 में नहीं आया, तो इसका राइट आंसर होगा M0 में होगा मात्र। लेकिन उसके बाद किसी में नहीं होगा। टाइम डिपॉजिट इन बैंक देखो सर, टाइम डिपॉजिट इन बैंक M3 में आया और M3 से M4 बना, तो इसका मतलब इसमें भी गया। टाइम डिपॉजिट इन बैंक M3 और M4 दोनों में आ गया सर। अगर मैं कहूं टाइम डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, तो टाइम डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस का है वो सिर्फ M4 में आया है, इससे पहले नहीं आया। अगर मैं कहूं अंकित मेरे भाई, तो ये याद करना है कि सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग है सर, ये M2 में आया। अब M2 में आने के बाद ये M4 में भी आया है सर, जब टोटल लिखा तो ऐसे पूछेगा एग्जाम में M2 और M4। तो मुझे बताओ, ये सवाल आपने जो देखे कि इस तरह के सवाल पूछेगा हमसे, और ये फॉर्मूले को मैंने पहले ही अंकित हिंदी में बताया भाई, मैंने आपको यहाँ बताया कि इसकी हिंदी क्या होगी। आप इन फॉर्मूलों में भी हिंदी का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पर भी हिंदी इस्तेमाल कर सकते हो। आज के लिए इतना है, बाकी अगली क्लास में अगर आप अंकित कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी, कोई समस्या हो आपको, मुझे कल आप बताना। मैं आकर सबसे पहले आपका नाम लेकर प्रॉब्लम पूछूंगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कितने क्वेश्चन किए। हिंदी और इंग्लिश का मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, अगर होगी तो हम उम्मीद करते हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन। आज आपका दिन अच्छा हो और मेहनत करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।